गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सर्वोत्तम कुमार यादव। स्टूडेंट, आज आपको क्लास फोर्थ की हिंदी फर्स्ट का लेसन सेकेंड पढ़ाया जाएगा, जिस लेसन का नाम है भीड़ ही भीड़। स्टूडेंट, इस लेसन में आपको जनसंख्या के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या नुकसान होते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आपको जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक किया है और जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं को बताया है। तो स्टूडेंट, आइए, एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से आपको जागरूक किया जाएगा। ये आपको स्टार्ट करते हैं। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। इसमें लेखक देखिए बता रहे हैं कि मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। स्टूडेंट, दिल्ली जो एक शहर है, भारत अपने देश की राजधानी भी है। मैं कई वर्षों से दिल्ली में नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला। कह रहे हैं कि ये दिल्ली के बारे में लेखक बता रहे हैं कि मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं और कई वर्षों से वो, यानी कि कई सालों से वो दिल्ली नहीं गए थे। और ये भी बता रहे हैं कुछ दिनों पहले उनका पत्र, यानी कि चिट्ठी मिला था। समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं, और समाचार ये था उसमें चिट्ठी में कि उनके मामा जी बीमार चल रहे हैं। इसलिए मैं दिल्ली जाने का निश्चय किया मतलब प्रण किया, सोच लिया, वह दिल्ली उन्हें जाना है। मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। इसमें भी बता रहे हैं राइटर कि उनके जो मामा हैं उनके 6 बेटे हैं और 4 बेटियां, यानी कि उनकी परिवार की संख्या क्या अधिक है, परिवार बड़ा है। और वे भी बता रहे हैं कि भरा पूरा परिवार है। फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर बता रहे हैं कि इतना भरा पूरा परिवार है, फिर भी मामा जी ने मुझे क्यों बुलाया है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे मामा जी से असीम लगाव था। असीम कह रहे हैं कि मुझे मामा जी से के असीम, यानी कि असीम मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था उन्हें अपने मामा जी से। प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेश। कह रहा हूँ असीम प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेश, यानी कि उनका पत्र एक आदेश की तरह था, मुझे जाना था। अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। अतः उनका पत्र मिला, इसलिए मुझे उनके पास जाना निश्चित था। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। और कह रहे कि टिकट का आरक्षण मतलब रिजर्व सीट फिक्स जिसमें होती है, रिजर्वेशन किया जाता है। तो कह रहे हैं कि जब वह उसके टिकट का आरक्षण कराने के लिए वह रेलवे स्टेशन गए तो उन्हें पता चला कि गाड़ी में जगह नहीं, यानी कि गाड़ी क्या फुल चल रही है। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी है कि 1 माह पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। और बगल में जब काउंटर पे या किसी कर्मचारी से पूछे होंगे तो ये पता चला कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल कि 1 माह पहले, यानी 1 महीने पहले ही सीटें आरक्षित हो जा रही है। अगर कहीं जाना तो 1 महीने पहले उसकी बुकिंग करानी पड़ेगी। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो मुसीबत में फंस गए। तो अब बिना आरक्षण के, यानी कि चालू टिकट के साथ ही उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। देखा टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। उन्होंने ये भी देखा कि जो टिकट विंडो है उस पर काफ़ी लाइन लगी थी, लोग दूर तक लाइन लगा कर टिकट के लिए खड़े थे। अब लेखक बता रहे हैं उन्हें जाना तो 2 दिन बाद था, इसलिए वो उस दिन घर लौट आए। 2 दिन बाद मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तब भी यही हाल था। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा, लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता कि टिकट मिल पाएगा। कह रहे हैं कि 2 दिन बाद जब वो रेलवे स्टेशन पे गए तो फिर वही हाल था जैसे उस दिन 2 दिन पहले लौट के आए थे, भीड़ ज़्यादा लगी हुई थी। और कह रहे हैं कि टिकट के लिए लंबी लाइन लगी थी। उस लाइन में वो कह रहे हैं कि टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर कह रहे हैं ऐसा उन्हें लग रहा था कि टिकट नहीं मिल पाएगा। कह रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भी भीड़ का जैसे छत्ता लगा था। कह रहे हैं कि उनके पीछे भी बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन ऐसी थी जैसे लग रहा था चलने का नाम नहीं लिया, यानी कि लाइन घट नहीं रही थी, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और कह रहे हैं कि टिकट विंडो पर जो ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ का छत्ता, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे, तो उसी में भरे पड़े रहते हैं हजारों लाखों की संख्या में, वैसे कह रहे हैं कि लोगों का भीड़ इस तरह से लग रहा था जैसे भीड़ का छत्ता लगा हो।
मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को कह विंडो पर गया। वहाँ मैंने अपना विरोध प्रकट किया कि यह क्या तरीका है। कह रहे कि मैंने अपने पीछे जो व्यक्ति था उससे कहा कि मेरी सीट सुरक्षित रखना, यानी कि बीच में किसी को घुसने मत देना। और ऐसा कह के वह वहाँ पे गए विंडो पे जहाँ पे टिकट मिल रहा था। उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया कि भाई कभी से लाइन में लगे हैं तो लाइन बढ़ क्यों नहीं रही है, ये क्या तरीका है। इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाएगी। अब कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि ये क्या तरीका है, आप आगे से टिकट दे रहे, इस तरह कर रहे हैं तो पीछे के लोगों को टिकट नहीं मिल पाएगी। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं, सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े थे। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज़ ही होता है। कह रहे कि सभी लोग एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े थे। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज़ का हाल है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। अब देखिए लेखक महोदय बता रहे हैं किसी तरह से वो टिकट लेकर के उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ ली और करें डिब्बे में भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता शायद क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं था। वे भी बता रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उसमें लोग कसे पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली तक का रास्ता मैं जीवित होकर के नहीं पूरा कर पाऊंगा। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने की भी स्थान नहीं था, बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भीतर पैर टिकाए। कह रहे हैं कि बैठने की बात छोड़िए, खड़ा होने के लिए स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं सब उसमें फंसे चिल्ला रहे थे। कह रहे हैं किसी प्रकार मैंने उसमें पैर टिकाया, यानी कि उसमें ट्रेन में उन्हें घुसने का किसी प्रकार खड़े होने का जगह मिला। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। कह रहे हैं जो भीड़ का असहनीय सैलाब था, सैलाब मतलब जो पानी की बाढ़ की तरफ फैल जाए। कह रहे हैं जो भीड़ अब चारों तरफ फैली हुई थी उसका असहनीय मतलब सहने योग्य सैलाब नहीं था, चारों तरफ लोग भरे हुए थे। कह रहे 10 घंटा ऐसे ही इसी में जूझता हुआ मैं दिल्ली पर मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्हा मुन्नू क्रोध से मुँह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला, माँ अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं मामा मामी को वहाँ पहुँचे, मामा मामी को प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। कह रहे हैं अभी आशीर्वाद ही मिला था कि उनका बेटा नन्हा मुन्नू क्रोध से मुंह लाल किए हुए चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला कि माँ अब मैं राशन लेने नहीं जाऊँगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता। कह रहे हैं इतनी लंबी लाइन है कि सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता है। रोज़ाना राशन ख़त्म हो जाता है, भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने। कह रहे रोज़ाना राशन ख़त्म हो जाता है, अब मुझे भीड़ के धक्के नहीं खाने हैं। यानी कि जैसे ये लेखक महोदय ट्रेन में धक्के खाते हुए भीड़ में गए थे, वैसे इनके मामा के लड़के भी राशन लेने के लिए धक्के खा रहे हैं। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम न था। देखिए लेखक महोदय बता रहे हैं कि जो मामा जी का घर है वो भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। यानी कि राइटर ने शुरू में बताया था कि उनके मामा का परिवार भरा पड़ा है और 6 बेटे और 4 बेटी, यानी टोटल 10 संतानें हैं। तो एक 10 संतानें जिन परिवार में होंगी, परिवार बड़ा होगा ही, उस घर भरा पड़ा रहेगा। तो ऐसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार रेलवे स्टेशन से उसकी तुलना कर रहे हैं कि कह रहे हैं किसी रेलवे स्टेशन से कम न था। यानी कि जैसे रेलवे स्टेशन में भीड़ लगी रहती है वैसे इनके घर में बच्चों की भीड़ लगी रहती है। 2 कमरे और 10 बालक। कह रहे हैं कमरे कितने थे? 2 कमरे थे और बालक टोटल 10। साथ में मामा मामी और साथ में मामा मामी, यानी 12 लोग थे 2 कमरों के घर में। मुझे लगता कि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े व कमरे अधिक होने पर भी जगह न मिलेगी। कह रहे हैं कि लेखक मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती गई तो मकान बड़े भी कर दिए जाएंगे, कमरे अधिक बना दिए जाएंगे, तब भी लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन दिल्ली में रहा।
लेखक बता रहे हैं कि मामा मामी के विशेष आग्रह मतलब उनके विनती पर, उनके रिक्वेस्ट पर वो 2 दिन तक दिल्ली में रुके। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल था। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। अब कह रहे हैं रास्ते में लौटते फिर भीड़ का वही हाल था। फिर भीड़ की धक्का मुक्की खाते हुए वह ट्रेन में आए तो कह रहे हैं रास्ते में उनके मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। उनको उसका चेहरा बेटे का क्या उनके मित्र के बेटे का चेहरा उदास था, हाथ में फाइल था। मैंने पूछा क्या आप इससे आ रहे हो? उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आप इससे आ रहे हो? वह फीके स्वर में बोला 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। जब उन्होंने लेखक महोदय ने पूछा कि आप इससे आ रहे हो तो उन्होंने कहा कि 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। कह रहे हैं हर साल भीड़ जो है बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ रही है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ न मिलेगा। कह रहे हैं कि नौकरी के अवसर घट जाते हैं और इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं बिना नौकरी, बेरोजगार जिनके पास कोई रोजगार नहीं रहता, जो बिना नौकरी के रहते हैं। अब कह रहे हैं इसी प्रकार लोग भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ न मिलेगा। अब बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश, वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी जो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, और अंकुश मतलब होता है लगाम, रोक। कह रहे हैं अगर उस पर रोक न लगाया गया तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ न मिलेगा। इस पर अंकुश तो लगाना ही होगा, इस पर अंकुश यानी रोक तो लगाना ही होगा। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में लेखक ने हमें बताया कि कैसे लेखक को आम जीवन में भी और आने जाने, यातायात के समय में भी, रोज़गार काम धंधों में और घर में रहने, मकान, सारी समस्याएं का जड़ क्या है? जनसंख्या है। यानी कि जनसंख्या पे अंकुश लगाएंगे तो हर समस्याओं से लगभग मुक्ति मिल जाएगी। और राइटर के कहने का मतलब था कि हमें जनसंख्या के वृद्धि के प्रति जागरूक होना है। तो स्टूडेंट, इस तरह से यह स्टोरी समाप्त हुई और इसको आप रीड करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी आप उस पर रिप्लाई करेंगे ग्रुप में, तो आपको फिर से बताई जाएगी। इस तरह से ये स्टोरी फिनिश हुआ और अगला जो होगा आपका इसका एक्सरसाइज सेंड किया जाएगा और आप इसको कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।